लोग इससे पहले वाले क्लास में क्या पढ़ लिए थे? हाँ बैठ जाओ। हाँ, अवतल दर्पण का गुण, उसका उपयोग, उसमें किरण आरेख और उसमें विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में बने प्रतिबिंब का आरेख और उसके प्रतिबिंब का प्रकृति भी पढ़ ली थी कि प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा या दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें? उत्तल दर्पण में वस्तु को विभिन्न स्थितियों में रखना है, विभिन्न कंडीशन में रखना है और उसमें प्रतिबिंब को प्राप्त करना है और प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति को लिखना। प्रकृति मतलब गुण होता है, उसका नेचर होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब को देखे के पता चल जाता है कि प्रतिबिंब कैसा है। छोटा है तो लिखेंगे प्रतिबिंब छोटा बनता है, डॉट डॉट लाइन में रहेगा आभासी या काल्पनिक बनता है। वस्तु ए भी था, यदि वस्तु का प्रतिबिंब बी ए बनेगा तो क्या लिखेंगे? है समझ में? यदि, और आपको एक चीज और बता देंगे जिससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएगा, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें ग्राफ बनता है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है ना, तो उसमें किस अक्ष में या किस तल में जो होता है धनात्मक मान होता है और ऋणात्मक मान होता है, वही सेम कंसेप्ट फिजिक्स में। आप सबको सब अच्छा से मैथ पढ़े हैं तो फिजिक्स भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है कि उत्तल दर्पण। सबको पता है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उभरा हुआ हो या उठा हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें लगभग बहुत ही कम ही प्रतिबिंब बनता है और दो ही स्थिति, तीन स्थिति में बनता है। ठीक है, जिसमें पहला स्थिति यह है कि वस्तु क्या है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। क्या है? इस ध्रुव, अच्छा हाँ ठीक है, इसका वक्रता त्रिज्या इधर होगा ना, तो ध्रुव और किधर है? अनंत के बीच, मतलब इस दिशा में एक ही है जो क्या है? ध्रुव। वक्रता त्रिज्या उसका उधर है। इधर जो भी वस्तु होगा वो अनंत और ध्रुव के बीच में ही होगा। ठीक है, तो वस्तु कहाँ रखा हुआ है? अनंत और ध्रुव के बीच रखा हुआ है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कितने किरण, कम से कम कितने किरण? दो किरण जब आपस में मिलता है, क्रॉस करता है, जहां काटता है या जहां काटा हुआ प्रतीत होता है, वही बिंदु क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मान के चलिए इससे हम दो प्रकाश किरण गुजारते हैं। एक ऐसा प्रकाश की किरण जो एकदम बिल्कुल मुख अक्ष के समांतर गुजरता है। तो उत्तल दर्पण में जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर गुजरता है तो वह मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होता है। क्या होता है? तो ध्यान से देखो, इस प्रकार से प्रकाश किरण आया और टकरा कर क्या हुआ? इधर लौट गया, क्योंकि इसका परावर्तक सतह कैसा है? उभरा हुआ है। तो यदि इस सतह पर जाएगा तो टकरा किधर लौटेगा? कभी नजदीक आएगा? इस प्रकार से उभरा हुआ है, मतलब बाहर से राउंड सरफेस बना हुआ है। जब टकराएगा तो वो बाहर ही लौटेगा, एक जगह कभी नहीं होगा। ठीक है, और जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धसा होता है, उसका ना सब एक जगह हो जाता है। तो यह इसमें परावर्तक सतह किसका धसा रहता है? अवतल का। लेकिन यहाँ तो हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा? तो ये प्रकाश आएगा तो टकरा कर क्या होगा? इधर लौट जाएगा। और ये इसको हम यदि हम लोग कल्पना करते हैं तो यह कहाँ से गुजरता हुआ प्रतीत होता है? फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है, बल्कि वास्तविक में नहीं गुजरता है, काल्पनिक में। और एक प्रकाश किरण हम क्या करते हैं? बिल्कुल वक्रता केंद्र के सेंटर से गुजारते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि जब भी कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण की बात करें, यदि वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण पर लंबवत होती है और परावर्तन के बाद पुनः उसी रास्ते से, लेकिन इसमें क्या होगा? लौटती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार से हम लोग वक्रता केंद्र के समक्ष किरण ले गए, लेकिन यहाँ से क्या हुआ? टकरा कर इसी रास्ते से। तो यदि इसको हम बैक करते हैं तो ये क्या होता है? वक्रता केंद्र से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। तो यह जो है कहाँ दोनों एक दूसरे को काटता है? इस बिंदु पर काटता है। इसका नाम हम लोग देते हैं बी सी, कुछ भी रख दो। ठीक है, तो बताओ इसका लोकेशन यही ना प्रतिबिंब बना। जहां दो प्रकाश की किरण आपस में क्रॉस होती है, मिलती है, काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वही क्या प्राप्त होता है? प्रतिबिंब प्राप्त वही होता है। इस स्थान पर क्या हुआ?
एक दूसरे की किरण को काटती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब प्रतिबिंब भी यही बना होगा, आभासी प्रतिबिंब बना होगा, कल्पना कर रहे हो। इसका लोकेशन बता दो, ये क्या है, ये क्या है, तब प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा, ध्रुव और, देख लो वस्तु कितना बड़ा है और प्रतिबिंब कितना बना, छोटा सा बना। तो प्रतिबिंब का जो साइज होगा वस्तु से बड़ा कि छोटा, छोटा होगा। दर्पण के सामने या पीछे, पीछे बना, क्योंकि दर्पण का सामने इधर वाला भाग है। तो वस्तु दर्पण के, सॉरी प्रतिबिंब वस्तु के या दर्पण के पीछे बना। वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी, आभासी। इस प्रकार 5 प्रतिबिंब हो गया, 5 प्रकृति हो गया। सबसे पहला प्रकृति, वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच प्राप्त होता है। दूसरा प्रकृति, वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार के छोटा है। और कैसा, उल्टा है कि सीधा, सीधा है, सीधा। उत्तल दर्पण में प्रायः प्रतिबिंब कैसा बनता है, और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। और बड़ा प्रतिबिंब या सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, क्योंकि हम लोग अवतल दर्पण में प्रायः, बोलो ना, सीधा प्रतिबिंब आभासी, हाँ सॉरी, सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक या आभासी। लेकिन हम लोग अवतल दर्पण में प्रायः प्रतिबिंब कैसा था, उल्टा, लेकिन कैसा था, वास्तविक। ठीक है, ये आपका अंतर भी हो गया। कहेगा अंतर लिखे किसमें, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक में। तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, ये भी एक अंतर हो गया। यहाँ से यहाँ तक समझ में आया। चलिए एक दो स्थिति और है जिसमें हम लोग इसके प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं। अब देखिए दूसरा स्थिति ये है कि जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं। मान के चलिए इस स्थिति में है ये, कहाँ रखा हुआ है, अनंत, बहुत दूर रखा हुआ है। ठीक है, और वहां से कोई 2 प्रकाश की किरण आया। ठीक है, ये पूरा वस्तु हो गया तो। ठीक है, तो ये वस्तु है कोई, और ये कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कितने किरण आ रहे, 2। तो दोनों किरण जो आता है वो मुख्य अक्ष के समांतर ही आता है। ठीक है, और जब भी कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो वह कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होती है, फोकस से। तो दोनों किरण इस प्रकार से टकरा कर चला गया, कभी किसी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु को काट पाएगा, प्रतिबिंब बना पाएगा नहीं। इसकी कल्पना की जाती है तब ये कहाँ के मिलता है, फोकस पे मिलती है, और दोनों किरण यहीं आके मिलता है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे होगा। कैसा प्रतिबिंब बना, आभासी या काल्पनिक और बहुत छोटा बना। वस्तु देखो कितना बड़ा है और उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा है। वैसे आप सब जानते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रायः प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा ही होता है। ये विशेषता है किसका, उत्तल दर्पण का ये विशेषता है कि हमेशा वो प्रतिबिंब को क्या करता है, छोटा करके दिखाता है ताकि उसका एग्जैक्ट लोकेशन या उसकी दूरी दिख जाए। ठीक है, तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उत्तल दर्पण में प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति लिखे तो लिख देगा ना। तो बोलो पहला प्रकृति क्या होगा, वस्तु कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, दूसरा छोटा होगा। वस्तु का लोकेशन, वस्तु का लोकेशन कैसा होगा, फोकस पर होगा। ठीक है, और वस्तु का स्थिति कैसा होगा, सीधा होगा, और दर्पण के
खींच। आया समझ में? तो ये हो गया 5 प्रकृति किसका? उत्तल दर्पण में रखे वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु कहाँ हो? आया समझ में? ये वही है जो अभी इससे पहले हम आता है बता, ये भी वही है ना? 2 स्थिति है ये इसमें। चलिए अब दूसरा, इसमें वक्रता केंद्र कैसे आ गया इधर? चलो सब बता हो गया। चलिए अगला टॉपिक है आवर्धन। एक चीज और समझ लो थोड़ा सा, ध्यान से देखो। प्रतिबिंब जब बनता है तो उसमें 2-3 दूरियां होती है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, या वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। ध्यान से देखो, किसको कहते हैं वस्तु दूरी, किसको कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। सभी बिंदु की दूरी या किसी वस्तु या किसी प्रतिबिंब की दूरी है ना, वो ध्रुव से मापा जाता है। कहां से? जैसे आप लोग ग्राफ में रहते हैं ना, ये क्या हो गया? मूल बिंदु हुआ ना, जो भी दूरियां है सब यहीं से मापा जाएगा। तो सेम समझ लो, ये भी एक प्रकार का ग्राफ है। सभी दूरियां कहां से मापा जाएगा? मूल बिंदु या दर्पण के ध्रुव से। ठीक है, तो बताओ यहां से लेकर यहां तक जो दूरी है, कौन सा दूरी कहलाएगा? वस्तु दूरी। ये वस्तु रखा हुआ है ना, यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, तो दर्पण से लेकर वस्तु तक की दूरी क्या कहलाएगा? वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को हम लोग किस से करते हैं? यू से। और देखो जल्दी से, यू। तो ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु दूरी कहते हैं। और इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी वस्तु दूरी हो गया। अब देखिए, ध्रुव से लेकर यहां प्रतिबिंब बना है, इमेज, तो ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब दूरी कहलाएगा। और इसको हम लोग v से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ऐसा समझ में? अब जो वस्तु की लंबाई है या वस्तु की ऊंचाई है, वो हो गया वस्तु की ऊंचाई। इसको हम लोग h से डिनोट करते हैं, हाइट। और यदि इमेज का ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो उसको हम लोग कहते हैं h डैश। है समझ में? बोलो। तो वस्तु की ऊंचाई क्या होगा? h। प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v। ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु दूरी। इसको u से सूचित किया जाता है। और ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को v से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसी से डिफिनेशन बनता है आवर्धन का। तो आवर्धन जो है वो वस्तु दूरी बटे प्रतिबिंब दूरी, या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, सॉरी, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसी दोनों के रेशियो को ही क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो पूछेगा आवर्धन क्या है, तो क्या डिफिनेशन देंगे? वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। या वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? याद रहेगा। और इसे m से सूचित किया जाता है। आवर्धन को किससे? क्योंकि आवर्धन को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसका पहला वर्ड क्या है? इसी कारण आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। देखो है ना, आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ठीक है, और उसी आवर्धन को हम लोग इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, और उसको दूसरी टर्म इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी क्या बोलते हैं? सॉरी, वस्तु की दूरी किस से करते हैं? v से। और
अच्छा ठीक है, v क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और u क्या है? वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। हाँ, माइनस क्यों लगा वो आगे बताएंगे जब चिन्ह परिपाटी बताएंगे। यहां तक पहले समझा? या इसको हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं, m बराबर h डैश बटे h। h क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और सॉरी h डैश क्या है? और h क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ये भी सूत्र लिख सकते हैं, ये भी सूत्र लिख सकते हैं, दोनों सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझा? चलिए अब आया मेन टॉपिक जिससे सारा डॉट क्लियर हो जाएगा, जिसका नाम है चिन्ह परिपाटी। क्या है नाम? पूछेगा चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं? तो किसी भी दर्पण या लेंस में किसी दूरी के धनात्मकता या ऋणात्मकता को दर्शाने के लिए एक ग्राफ बनाया जाता है, एक परिपाटी बनाया जाता है। उसी परिपाटी को क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। मतलब उसमें कौन चिन्ह लगेगा? वस्तु दूरी में, उत्तल दर्पण के वस्तु दूरी में u लगेगा कि माइनस v लगेगा, क्या लगेगा? इसी को दर्शाने के लिए जिस ग्राफ का यूज किया जाता है, उसी ग्राफ को क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी। इसको पहले हम एक ग्राफ के द्वारा समझ लेते हैं। आप लोग सब जानते हैं ग्राफ ऐसा होता है, एक x अक्ष और दूसरा y अक्ष। इसको हम दो भाग में बांट देते हैं इस प्रकार से। इससे इधर जो भी दूरी होगा, चाहे इधर हो या इधर हो, सब क्या होगा? ऋणात्मक होगा। सभी दूरी क्या होगा? और इससे ऊपर जो भी दूरी होगा धनात्मक होगा। है समझ में? तो मान के चलो यहां कोई वस्तु रख रहे हैं, और ये दर्पण जो है, कौन दर्पण है बोलो? उत्तल। तो ये कौन सा दर्पण है? और यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, इसका नाम देते हैं BM। BM मतलब बैगन मुड़े, ठीक है। और यहां से वस्तु का प्रतिबिंब बना, मान के चलो यहां बन गया प्रतिबिंब, ठीक है। करेला बैगन। हाँ चलो समझो। अब बता, उत्तल दर्पण है ये, ठीक है। तो बताइए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? जल्दी से बताओ, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगा? प्लस में है कि माइनस में? प्लस में होगा। यानी कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। है समझ में? और वस्तु की दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। है समझ में? तो चिन्ह परिपाटी में जो भी दूरी मापी जाती है वो कहां से? मूल बिंदु से, या इसको दर्पण की भाषा में बोलेंगे हम लोग ध्रुव। ये दर्पण का क्या है? और यही दर्पण रहता है। है समझ में यहां तक? चलिए दूसरा टर्म बताते हैं आपको। मान के चलिए कोई वस्तु है और ये कोई दर्पण है। कौन सा दर्पण? जल्दी बोलो। ठीक है, और वस्तु यहां रखा हुआ है, ठीक है, और इसका प्रतिबिंब यहां बन जाता है, यहां पे। बताओ प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? धनात्मक या ऋणात्मक? क्या होगा? धनात्मक होगा। आगे ग्राफ समझ में? यही तो था ग्राफ, ठीक है। तो बताओ यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी किस यूज करते हैं? V से। V मतलब होता है वर्चुअल इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। ये हो गया आपका V। यदि आंकिक प्रश्न बनाएगा, यानी कि नोमेन क्या बोलते हैं इसको, नोमेरिकल बनाएगा, नोमेनक्लेचर बोल रहे थे। तो जब नोमेरिकल बनाएगा तो उसमें आपको नहीं कहेगा कि अवतल दर्पण में दूरी धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, आपको सिर्फ दे देगा मान 5 मीटर, 6 मीटर। अब आपको सूत्र में लिखना है कि माइनस में 6 लिखेंगे कि
प्लस में 6 लिखेंगे, वहां सिर्फ आपको मान दे देगा 5 मीटर। है समझ में? क्या देगा मान? हाँ, अब आपको दिमाग रहना है कि बताइए अब वस्तु की दूरी सीधा कहा देगा 5 मीटर, तो बताओ किस में लिखोगे, 5 -5 की माइनस +5? -5, क्योंकि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में मूल बिंदु से किस ओर, मेरा दायां है पगला, दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चलो ये ग्राफ समझ में आ गया, अब चलते हैं परिपाटी पर, अब सब समझ में आ जाए। अब देखिए यहां ध्यान से, ये कोई दर्पण है और ध्रुव से किधर, बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां, हाँ, क्योंकि ये वाला मान जो ऊपर जो भी रहेगा ऊपर जाएगा तो मान क्या हो जाएगा, चाहे ऊपर जाओ या इधर से इधर आओ, ये दोनों दिशा में मान धनात्मक होगा। चाहे ऊपर जाओ या बाएं तरफ जाओ, ऊपर जाओ या, हाँ, उसके बाद नीचे जाओ या दाएं तरफ जाओ, दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। नीचे भी मान यदि कोई लिखेगा, यहाँ भी कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका मान भी क्या होगा, लेकिन इधर मान रहेगा तब, ऊपर रहेगा तब, यहाँ ऊपर रहेगा तब। है समझ में? बोलो। तो यहां से इसको दो भाग में बांट देना है, इधर जो भी दूरी है चाहे नीचे या इधर हो गया, नीचे हो गया या इधर हो गया। है समझ में? क्या होगा, वस्तु की दूरी, तो यहां से किधर जा रहे हैं हम लोग, दाएं तरफ जा रहे हैं, दाएं तरफ गए, दूरी क्या होगा। अब बताओ वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई धनात्मक होगा। देख लो ऊंचाई क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां से किधर जा रहे हैं, तो यानी कि ई भी इसी लेवल में है ना, तो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं ना, इसका मतलब ऊपर चले गए, तो ई ग्राफ से ऊपर चले गए, ई ग्राफ से जो भी ऊपर जाएगा या इधर जाएगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। है समझ में? ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कोई वस्तु यदि रखा हुआ है तो उसका दूरी क्या होगा, उसका दूरी क्या होगा, ऊंचाई, ऊंचाई भी धनात्मक, क्योंकि यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, अपने क्षेत्र में है, ये अपने एरिया है, ये ऊपर जा रहे हैं या लेफ्ट जाए या बाएं जाए किधरों जाए, लेकिन जब नीचे आ जाएंगे तब ऋणात्मक हो जाएगा। ऊंचाई क्या होगा, लेकिन दूरी धनात्मक ही होगा। जैसे नीचे आ रहे हैं इसका मतलब इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस ध्रुव के नीचे आ रहे हैं, हाँ, तो ये जब उसका ऊंचाई हो जाएगा ऋणात्मक, लेकिन दूरी धनात्मक हो जाएगा। आया समझ में?